बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम चैप्टर फर्स्ट का थर्ड यानी लास्ट पोर्शन हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम जोलॉजी एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट कि इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है क्या, और उसके बाद फर्दर हम इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन है इकोलॉजी की, कि इकोलॉजी है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। मतलब ऑर्गेनिज़म और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान जो रिलेशन है, उसके माहौल के साथ जो ऑर्गेनिज़म का क्या है रिलेशन है, उसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री ह्यूमन हमेशा से एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंडेंसी जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई उतनी ही ज़्यादा क्या कि ह्यूमन ने जो ऑर्गेनिज़म के हैबिटेट उनको क्या करना शुरू कर दिया, उनके अंदर डिस्ट्रक्शन का काज ह्यूमन ही बना है। क्योंकि ह्यूमंस जो है वो फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, कपड़ों के लिए किसके ऊपर डिपेंड करता आ रहा है। शुरू से हज़ारों साल से ह्यूमंस सिर्फ एनिमल्स के ऊपर ही डिपेंड करता आ रहा है। ये डिपेंडेंसी जिस तरीके से बढ़ना शुरू हुई, उसी तरह से क्या हुआ कि एनिमल्स की क्या होना शुरू हुई, डिस्टिंक्शन होना शुरू हो गई। अब ये डिपेंडेंसी मोर सूटेबल बेस के अंदर भी है, लेकिन ये डिपेंडेंसी क्या है तब तक नोटिस नहीं होती जब तक ह्यूमंस की एक्टिविटी की वजह से क्या हो, उनके इकोलॉजिकल बैलेंस के अंदर कोई भी क्या आना शुरू होए, डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाए। तो इसी तरीके की एक डिस्टर्बेंस ह्यूमंस ने काज की 1950 के अंदर। ह्यूमंस ने क्या किया, नाइल पर्क जो एक स्पीशी है, ये कार्निवोरस फिश है, इसको लेक विक्टोरिया के अंदर क्या किया, इंट्रोड्यूस करवाया, ताकि लेक विक्टोरिया की जो थी फिशरी उसको इंक्रीज़ किया जा सके। लेकिन ये जो फ़िश थी, अब ये अनचेक्ड तरीके से इसको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया। क्योंकि नाइल पर्क जो है ये क्या है, कार्निवोरस फिश है, ये दूसरी फ़िश के ऊपर फीड करती है। अब जब इसको इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने किसके अंदर, लेक विक्टोरिया के अंदर। अब लेक विक्टोरिया के अंदर सिक्लेट्स की पॉपुलेशन पहले बहुत ज़्यादा थी। अब सिक्लेट्स जो थी वो इस जो नाइल पर्क जो इंट्रोड्यूस फ़िश थी इसके लिए तैयार ना थी। तो इस फ़िश ने क्या करना शुरू कर दिया, उन फ़िश के ऊपर फीड करना शुरू कर दिया, मतलब सिक्लेट्स को इसने खाना शुरू कर दिया। अब इसके नतीजे में क्या हुआ, सिक्लेट्स की 80% से पॉपुलेशन डिक्रीज़ होकर 1% होगी, और उसके अलावा उसकी तकरीबन 65% जो थी स्पीशीज़ वो क्या होगी, एक्सटिंक्ट होगी। इस तरह से क्या हुआ, सिक्लेट्स की पॉपुलेशन डिक्रीज़ होना शुरू होगी। अब हमने जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि बहुत सारी सिक्लेट्स जो होती हैं वो एल्गी के ऊपर फीड करती हैं। जिस तरह अरिटमोडस थी, जब एल्गी के ऊपर फीड करने वाली सिक्लेट ही ना रही तो क्या हुआ, एल्गी ने अनकंट्रोल ग्रोथ उनकी शुरू हो गई, ग्रो करना शुरू कर दिया। तो जो सिक्लेट्स किसके ऊपर फीड करती थी, एल्गी के ऊपर, वो नहीं रही, तो एल्गी ने क्या करना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा ग्रो किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, एल्गी जब डाई हुई तो बैक्टीरिया ने उनको डिकम्पोज किया। तो बैक्टीरिया जब भी क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, तो वाटर के ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। जब वाटर क्या हुआ, वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई, डिप्लीशन हुई, तो उसके नतीजे में क्या हुआ, बहुत सारी और भी एक्वेटिक लाइफ थी उनकी भी डेथ होना शुरू हुई, और सिक्लेट्स जो रह गई थी वो भी क्या होना शुरू हुई, उनकी भी डिक्लीशन होना शुरू होगी। अब उसके अलावा जो नॉन नेटिव प्लांट थे जैसे हयासिंथ प्लांट हैं, इन्होंने भी ग्रो करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके ऊपर कौन फीड करते थे, सिक्लेट फिश फीड करती थी। जब सिक्लेट ना रही तो इन्होंने भी ग्रो करना शुरू कर दिया, तो इन्होंने भी जो हैबिटाट का क्या करना शुरू कर दिया, लॉस करना शुरू कर दिया। अब नाइल पर्क को क्या हुआ, जब इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हुई तो ह्यूमंस ने इसको क्या करना शुरू कर दिया, कैच करना शुरू कर दिया। जब इसका उन्होंने शिकार करना शुरू किया तो अब इस मछली के साथ क्या है कि इसके जो फ्लैश है, इसके गोश्त के अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको पकाने के लिए लकड़ी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ह्यूमंस ने क्या किया, जो इर्द गिर्द के जो उसके इलाके के थे या लेक विक्टोरिया के जो सराउंडिंग के अंदर जितने भी फॉरेस्ट थे उनको काटना शुरू कर दिया। जब उनको उन्होंने काटना शुरू किया तो क्या हुआ, डिफरेस्टेशन हुई। डिफरेस्टेशन की वजह से वो प्लांट्स जिन्होंने क्या किया हुआ था, सॉइल को मतलब अपने जड़ों के ज़रिए रोका हुआ था, तो फिर जब बारिश आई तो क्या हुआ, वही सॉइल जिसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स थे और इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट वगैरह थे, वो बारिश के पानी के साथ क्या हुआ, लेक विक्टोरिया के अंदर आ गए। तो जब भी ऑर्गेनिक वेस्ट पानी के अंदर बढ़ता है तो वो क्या करना शुरू कर देता है, एनरिच्ड वेस्ट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हों तो वो पानी के अंदर क्या करेगा, बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ को इंक्रीज़ कर देता है, और उसके अलावा एल्गी की ग्रोथ को इंक्रीज़ कर देता है। और उसके अलावा क्या होता है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस तरीके से वाटर की क्वालिटी जो थी वो डिक्रीज़ होना शुरू होगी, और सिर्फ सिक्लेट्स के लिए नहीं, बाकी और भी जो एक्वेटिक लाइफ थी उसके लिए भी क्या हुआ, वो डिप्लीशन का काज बनी।
और इसके अलावा क्या हुआ, इस वाटर ने क्या करना शुरू कर दिया, क्योंकि मिट्टी आई थी उस पानी के साथ, तो उसने वाटर के अंदर टर्बिडिटी को इंक्रीज़ कर दिया। पानी जो था वो जो प्योर ना रहा, बल्कि क्या हुआ, थोड़ा सा गदला हो गया। तो वो एनिमल्स जो कि रिले कर रहे थे किसके ऊपर, विजन के ऊपर, मेटिंग के लिए, तो उनको क्या हुआ, अपना ब्राइट कलर, जिस तरह कैमलियन की स्पीशी वो डिफरेंट बिहेवियर शो करती है अपने कलर के ज़रिए, तो वो स्पीशीज़ जिन्होंने जो रिले करती थी सिर्फ विजन के ऊपर, तो उनकी क्या होना शुरू हुई, डिक्लीशन होना शुरू होगी। उसके अलावा माउथ ब्रूडिंग फिश जो सिक्लेट्स होती हैं, उनको अपने एग को पिक करने के लिए माउथ के अंदर विजन की ज़रूरत होती है। जब उन्हें अपने एग नज़र ही नहीं आएंगे तो वो उनके पिक ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या हुआ, उनका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग हुई एक ह्यूमन की एक्टिविटी से। अब इस कहानी के अंदर कुछ जो थे होपफुल साइन जब आए कि जब ह्यूमंस ने क्या करना शुरू कर दिया, नाइल पर्क का शिकार बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया। तो जब नाइल पर्क बहुत ज़्यादा कैच होने लगी तो क्या हुआ, उनकी तादाद कम होना शुरू की। जब उनकी तादाद, उनकी पॉपुलेशन की डेंसिटी जब कम हुई तो नाइल जो सिक्लेट्स थी उनको ग्रो करने का मौका मिल गया। अब ये इतनी ज़्यादा ह्यूमंस ने इसको नाइल पर्क को कैच किया कि तकरीबन 1980 तक ये 90% जो टोटल फ़िश कैच है उसका हिस्सा ही थी ये नाइल पर्क की कोई ज़्यादा कैच किया जाता। लेकिन अब ये डिक्लाइन होकर तकरीबन 50% होगी, क्योंकि ह्यूमंस ने एक्वाकल्चर के ज़रिए भी फ़िश को कल्चर करना शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ वाइल्ड पॉपुलेशन के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता, लेकिन उसने अपनी भी क्या करना शुरू कर दिया, कल्चर फ़िश को करना शुरू कर दिया। अब ये डिक्लाइन के नतीजे में क्या हुआ, या मैं पहले पढ़ लिया कि जो उनकी तादाद थी सिक्लेट्स की वो बढ़ना शुरू होगी। अब उसके अलावा सिक्लेट्स ने क्या किया, इन्होंने अपनी निच को मेंटेन कर लिया। मतलब नाइल पर्क जो थी वो बॉटम डिवेलिंग थी, मतलब जो पानी के नीचे वाले हिस्से के अंदर रहती है। जैसे ये वाली मछलियाँ, ये बॉटम वाला है, पानी के अंदर 3 नीच होती हैं। सबसे पहले जो होती हैं वो सरफस होता है, फिर उसके बाद आता है कॉलम, सेंटर वाला हिस्सा, फिर लास्ट पे क्या आता है, बॉटम वाला हिस्सा। अब नाइल पर्क जो थी वो इस जगह के ऊपर बॉटम के ऊपर थी, लेकिन सिक्लेट्स ने क्या किया, जो इस जगह के ऊपर थी उन्होंने अपनी निच को मेंटेन करके इस जगह के ऊपर ले गया, मतलब सरफस फीडर हो गया। अब नाइल पर्क जो है वो इसी जगह के ऊपर फीड करती है, तो इसलिए ये ऊपर वाले हिस्से के ऊपर फीड नहीं करेगी। तो वहाँ पे क्या हुआ, सिक्लेट्स ने अपनी तादाद को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से दोनों मछली ने क्या किया, अपनी अपनी अलग अलग निच को मेंटेन कर लिया अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। उसके अलावा जो सिक्लेट्स की एक स्पीशी हैप्लोक्रोमिस पायरोसिफेलस, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अडाप्टेशन देखेगी। इसने बहुत ज़्यादा अडाप्टेशन ली। इसने क्या करना शुरू कर दिया, तकरीबन अपने गिल्स के सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर दिया और अपने हेड मॉर्फोलॉजी को चेंज करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, ये लो ऑक्सीजन के अंदर भी सर्वाइव करना शुरू होगी। क्यों, क्योंकि नाइल पर्क की वजह से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर, इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, अपनी निच को मेंटेन करना शुरू कर दिया, कुछ अडाप्टेशन ले ली। और दूसरी तरफ नाइल पर्क के ऊपर क्या हुआ कि वो उसका कैच बहुत ज़्यादा है। जिस तरह नैरोबी के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, ये रेस्टोरेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा इसके हाउस होल्ड एक्टिविटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसका रोल है। जिस तरह हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जिस तरह बेल्ट वगैरह या पर्स वगैरह, और इसका यूरिनरी ब्लैडर को ओरिएंटल सोप्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और फिल्टरिंग मटेरियल के अंदर भी यूज़ किया जाता है। तो इसका जो था जो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो क्या हुआ, सिक्लेट्स के ऊपर थोड़ा सा क्या हुआ, प्रेशर कम हुआ उसकी डेंसिटी के ऊपर, तो उन्होंने भी क्या करना शुरू कर दिया, ग्रो करना शुरू कर दिया। अब वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड एंडेंजर एनिमल, मतलब जिस तरह ह्यूमंस की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है, रिसोर्सेज जो हैं वो क्या होना शुरू हो रहे हैं, कम होना शुरू हो रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इंसान जो है वो जंगलात की तरफ मूव करना शुरू कर रहा है। जब वो जंगलात की तरफ मूव करता है तो एनिमल्स के हैबिटेट जो होता है वो उनको क्या करता है, डिस्ट्रक्ट करता है। अब ये सिर्फ अफ्रीका के अंदर नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये वाला जो प्रोसेस है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब पॉपुलेशन क्या है, ये सबसे मेन रूट काज जो है किसी भी स्पीशीज़ की डिक्लीशन के लिए वो पॉपुलेशन की ओवर ग्रोथ है। अब ह्यूमंस की पॉपुलेशन जो है वो 7.3 बिलियंस है। इसमें से तकरीबन 5.4 बिलियंस लोग वो हैं जो लेस डेवलप कंट्री के अंदर रहते हैं। अब और ज़्यादातर तकरीबन 21वीं सदी के अंदर तक ज़्यादातर वो लोग हैं जो चाइल्ड बेयरिंग एज के अंदर हैं या ग्रोथ एज के अंदर हैं। अब 2050 के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन अब ये एस्टिमेटेड है तकरीबन 1.6 बिलियन तक चल जाएगी और चाइना की 1.31 बिलियंस तक। अब टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो अब के है तकरीबन 7.3 बिलियंस, इससे इंक्रीज़ होकर 9.6 बिलियंस तक चल जाएगी। और उसके अलावा 2010 के अंदर यूएस की थी जो पॉपुलेशन वो 160 मिलियंस थी, जो 2050 के अंदर 400 मिलियंस तक चल जाएगी।
अब जब ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ती है तो ये क्या करती है, डिस्पैरिटी को इंक्रीज कर देती है, मतलब इम्बैलेंस लेके आती है वेल्थिएस्ट पीपल के अंदर और पुअरेस्ट पीपल के अंदर। गरीब और अमीर के अंदर क्या शुरू कर देती है, डिस्पैरिटी इंक्रीज करना शुरू कर देती है। As human population increase, disparity between wealthiest and poorest nation increase। जिस तरीके से ह्यूमंस की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो डिस्पैरिटी मतलब इम्बैलेंस गरीब और अमीर के दरमियान जो है वो होना शुरू हो जाता है, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब क्या हुआ, वर्ल्ड रिसोर्सेज जिस तरीके से ह्यूमंस की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वर्ल्ड रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या हुआ, स्ट्रेस आया। अगरचे न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गया फूड प्रोडक्शन के लिए, लेकिन वो फूड प्रोडक्शन के लिए हमें ज़्यादातर इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज़रिए ही फूड प्रोड्यूस की जा रही है। लेकिन ये वो कंट्री ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनका पहले ही क्या है, हाई पर कैपिटा फूड कंजप्शन है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा फूड प्रोड्यूस भी हो रही है और उनकी कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो लेस डेवलप कंट्री हैं वो अभी भी क्या है, इस जो रेशो है उससे क्या है, ये नीचे ही मतलब वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो यूज़ ऑफ फॉसल फ्यूल ऐड मोर कार्बन डाइऑक्साइड। जब वर्ल्ड रिसोर्सेज के अंदर का फॉसल फ्यूल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, वो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हुआ है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने का बाइस बन रही है। उसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हम यूज़ कर रहे हैं सब्जियाँ वगैरह उगाने के लिए, ये भी क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट को चेंज कर रहे हैं, ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं जिसकी वजह से ग्लेशियर वगैरह पिघलते हैं और ये क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। उसके अलावा जो फ्रेश प्रोडक्ट या फ्यूल्स वगैरह के लिए ह्यूमंस जो है वो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर डिपेंड करता था, कर रहा है, मतलब फॉरेस्ट वगैरह की कटिंग करते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड जो ज़रखेज़ ज़मीन है उसके ऊपर क्या हो रहा है, ये कॉलोनीज़ वगैरह को डेवलप करना शुरू कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो स्ट्रेस आता जा रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ा रही है। जब डिफॉरेस्टेशन होगी, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होना शुरू हो रहा है, रीजनल वाटर शॉर्टेज जो है, क्योंकि जंगलात जो हैं वो किसका क्या बारिश का बायस बनते हैं हमेशा से। तो इसकी वजह से जब जंगलात कम हो रहे हैं तो एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी प्लांट्स एंड एनिमल की स्पीशीज़ वो एक्सटिंक्ट होते जा रही हैं। और इसके अलावा जब न्यू स्पीशीज़ जो जंगलात के अंदर रह रही थी, जब जंगलात नहीं होंगे तो वो स्पीशीज़ कम होना शुरू हो जाएंगी। तो उसके अलावा फूड के लिए भी हम किसके ऊपर, जंगलात के ऊपर डिपेंड करते हैं। ड्रग्स भी हमें बहुत ज़्यादा, हम मेडिसन भी जंगलात से ही लेते हैं। और उसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल के अंदर हम जंगलात ही को ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस तरीके से प्रीडेटर और पेस्ट वगैरह ये भी जंगलात के अंदर ही हैं। जब जंगलात की क्या होगी, कटाई होगी, तो क्या होगा, ये सारा कुछ ही क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। अब इस सारे जो प्रॉब्लम का सलूशन यही है कि जिस तरीके से ह्यूमंस की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है तो ह्यूमंस को चाहिए कि वो इस चीज़ को ज़ेरे गौर लाए कि मैटर को हम किस तरीके से साइकिल और रिसाइकिल करके दोबारा नेचर के अंदर लेके आ सकते हैं। मतलब जो रीन्यूएबल सोर्सेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वर्ल्ड रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर थोड़ा सा बोझ कम होगा और जो ह्यूमंस की पॉपुलेशन जिस तरीके से इंक्रीज़ होती जा रही है, फ्यूचर के अंदर भी क्या होगा, आने वाली नस्लों के लिए भी जो वर्ल्ड रिसोर्सेज जो हैं वो बचे ही रहेंगे। स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इसका मिलर एंड हार्ले का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।